नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं तमाम बड़ी खबरें दिन की पूरी रिसर्च के साथ। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ और मेरे साथ रूबी दलिया। फास्ट एंड फैक्ट्स में सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंजाब के बठिंडा में एक सनकी ने ऑर्केस्ट्रा डांसर की जान ले ली है। डांसर के साथ में डांस करने से इनकार कर दिया उसने, तो बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी। फायरिंग हो रही सी सैक्टर रोकने के बावजूद भी वो ना रुके, उन्होंने फिर भी फायरिंग करके गोली लगा के मौके पर ही मौत कर दीपक ते बिला इन्होंने स्टेज उपर तो रोकया। साडे स्टेज सैक्टर ने अंग्रेज ने ये नहीं मन्ने, इन्होंने फायर करता जी मौके पर ही, तो मेरी साली की गोली लग के नाल तुरंत ही मौत हो गई। ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਾਂਸ ਟਰੂਪ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਉਹ ਐਸਾ ਛਾਪਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਰੇਡਸ ਔਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ कोशिश जल्द तो जल्द गिरफ्तार करांगे। न किसी को मना करने की आज़ादी है, कम से कम समाज के कुछ लोग तो कुछ वर्ग यही समझते हैं और उसी से निकलती है इस तरह की चीज़ की ज़रा सी बात आपको मतलब महिला ने मना किया कैसे कि आप आकर मेरे संग डांस नहीं करिए या स्टेज पर नहीं आइए, वो ही काफ़ी है। बठिंडा पुलिस ने इस मामले में बिल्ला के अलावा 3 और लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इनमें बिल्ला के 2 दोस्त और बैंकेट हॉल का मालिक शामिल है। गोली का शिकार बनी कुलविंदर कौर की उम्र सिर्फ 22 साल थी। नेशनल लेवल की एक शूटर ने अपने कोच पर रेप का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पीड़ित शूटर दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करती थी। यही कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात आरोपी संजीव राजपूत से हुई। आरोपी भी इंटरनेशनल मुकाबलों की तैयारी करता था, साथ ही वो पीड़ित को कोचिंग भी दे रहा था। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और संजीव ने पीड़ित से शादी का वादा किया। 12 नवंबर को संजीव पीड़ित की बर्थडे पार्टी में शामिल होने उसके घर आया। यही कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसने पीड़ित के साथ रेप किया। जब महिला ने शादी का प्रस्ताव डाला तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है और FIR रजिस्टर की गई है और जो कानून के हिसाब से होगा वो कार्रवाई होगी। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2199 रेप के केस दर्ज हुए। दिल्ली में हर रोज औसतन रेप की 6 वारदात होती हैं। 2014 में दिल्ली में रेप के 2166 केस दर्ज हुए थे। आरोपी संजीव राजपूत फिलहाल फरार चल रहा है। उसे अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने आतंक को लेकर पाकिस्तान को घेरा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम ने कहा कि अगर अमन चैन कायम करना है तो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें पालने पोसने वालों पर भी एक्शन लेना होगा। It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. पीएम ने यह भी कहा कि आतंक को हराने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks
that caused bloodshed and spread fear. हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पीएम ने अफगानिस्तान को लेकर कई अहम ऐलान भी किए। पीएम ने कहा कि अफगानिस्तान को एक एयर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। पीएम के मुताबिक काबुल में भारत की ओर से तैयार की गई संसद की इमारत अफगानिस्तान में लोकतंत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता बताती है। पीएम ने कहा कि भारत की ओर से बनाए गए सलमा बांध की वजह से अफगानिस्तान में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। सम्मेलन के दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत के अलावा अफगानिस्तान ने भी आतंक को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान तालिबान के आतंकियों को अपने देश में पनाह दे रहा है। अशरफ गनी के मुताबिक तालिबान के एक बड़े आतंकी ने खुद माना कि उसे पाकिस्तान में शरण मिली थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद करने के बदले उस रकम का इस्तेमाल आतंकवाद को रोकने में करे। Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism. अफगानिस्तान ने जहां पाकिस्तान पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया, दूसरी तरफ मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान अक्सर पाकिस्तान पर अपने देश में आतंक फैलाने का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान करीब पिछले 50 साल से अफगानिस्तान में आतंकियों को मदद दे रहा है। अफगानिस्तान में आतंकी नेटवर्क को खड़ा करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल है। अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के आतंकियों को पाकिस्तान पूरा समर्थन देता है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमले में भी पाकिस्तान मदद करता है। अशरफ गनी से पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी पाकिस्तान पर अपने देश में आतंक फैलाने का आरोप लगाते रहे। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल होने अमृतसर पहुंचे पीएम मोदी ने स्वर्ण मंदिर में लंगर सेवा। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले पीएम मोदी शनिवार रात स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। पीएम के आने के कुछ देर बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी स्वर्ण मंदिर पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए पीएम खुद वहां मौजूद थे। दोनों नेता हरमिंदर साहिब तक पहुंचने से पूर्व विरासत गलियारे से होकर गुजरे। लोगों की भारी भीड़ थी और भीड़ से मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। सुरक्षा के नाम पर लोगों को दूर रखने की कोशिश नहीं की गई थी और न ही उनसे कैमरा जमा कराया गया था। लोग पीएम की तस्वीरें भी ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में स्वर्ण मंदिर पहुंचे, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट होते हुए जो उनकी हमेशा से अंदाज रहता है। देखिए, सामने जब प्रधानमंत्री यहां से गुजरे, कोई भी किसी भी सिक्योरिटी को लेकर के ऐसा नहीं किया गया कि लोगों को दूर किया गया, हटाया गया। पीएम और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने साथ जाकर मत्था टेका, लेकिन पीएम की असली भक्ति इसके बाद दिखी। उन्होंने श्रद्धालुओं को लंगर परोसा। सफेद कुर्ता पैजामे, खादी की जैकेट और सिर पर टोपी पहने पीएम ने अपने हाथों से वहां मौजूद लोगों को खाना खिलाया। पीएम करीब आधे घंटे तक स्वर्ण मंदिर में रहे। कहा जा रहा है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने स्वर्ण मंदिर में लंगर सेवा की। कहा जा रहा है कि लंगर सेवा का पहले से तय कार्यक्रम नहीं था। लोगों को हॉल में देख पीएम ने लंगर सेवा शुरू की। पीएम ने गोल्डन टेम्पल के विजिटर बुक में लिखा, गुरुभूमि को शत शत। 14,000 करोड़ के काले धन का ऐलान करने वाले अहमदाबाद के कारोबारी महेश शाह से घंटों तक पूछताछ हुई। महेश शाह से कल फिर से पूछताछ हो सकती है। शनिवार शाम महेश शाह को हिरासत में लेने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने घंटों पूछताछ की। इनकम टैक्स विभाग के 12 अधिकारियों की टीम ने महेश शाह से उसके काले धन के बारे में छानबीन की। साथ ही उसका बयान भी दर्ज कराया गया। आज सुबह महेश शाह को छोड़ा गया। आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा कल रात 8:30 बजे से यही आयकर भवन के अंदर उसकी पूछताछ शुरू की गई थी। कल देर रात तक, रात 8:30 बजे से देर रात तक ये पूछताछ शुरू की गई। उसमें 12 आईटी के अफसर इसके अंदर शामिल थे। काले धन से जुड़े महेश शाह के खुलासे को देखते हुए उसे और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। हम लोगों का इनकम टैक्स का जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, ठीक है, वो चल रहा है। अभी इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने आराम के लिए रिक्वेस्ट किया है, ही नीड सम रेस्ट, ठीक है, तो उनको रेस्ट दिया जा रहा है। मतलब ही हैज जस्ट रिप्लाइड टू आवर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सर्च। दैट्स अबाउट ऑल। नामों के बारे में नन सो फार। कोऑपरेट कर रहे हो? हाँ, ही इज कोऑपरेटिंग। महेश शाह के अलावा उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट तहमूद सेठना से भी इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ की।
महेश शाह ने आय घोषणा योजना 2016 के तहत 13,860 करोड़ रुपए की आमदनी घोषित की थी। योजना के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर को महेश शाह ने अहमदाबाद के इनकम टैक्स दफ्तर जाकर कालाधन घोषित किया, लेकिन कालेधन पर टैक्स की पहली किस्त जमा करने से पहले महेश शाह लापता हो गया। महेश शाह को कालेधन पर टैक्स की पहली किस्त के रूप में करीब 1500 करोड़ रुपए जमा करने थे। महेश शाह के लापता होने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने उसके घर और दफ्तर पर छापेमारी की। कल शाम उसे हिरासत में लिया गया। महेश शाह की काले धन की घोषणा को आयकर विभाग ने रद्द कर दिया है। महेश शाह के अलावा मुंबई के एक परिवार की घोषणा भी रद्द कर दी गई है। मुंबई के परिवार ने 2 लाख करोड़ के काले धन का ऐलान किया था। यूपी के बांदा में सिर्फ 15 रुपए को लेकर एक ऑटो ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला बांदा के बदौसा थाने का है। मुन्ना नाम का ऑटो ड्राइवर सवारी लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में 3 लोगों से किराए के रुपए को लेकर झगड़ा हो गया। मुन्ना 45 रुपए मांग रहा था, जबकि सवारी 30 रुपए ही देने के लिए तैयार थी। इसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ा और तीनों सवारियों ने पीट कर मुन्ना की जान ले ली। ये हम टेम्पो चला रहे थे और हमारे टेम्पो में बैठे, भाड़े मांगने के समय में भाड़ा हमने 45 रुपया था तो वो 30 रुपए दे रहे थे। शेष 15 रुपया वो मांग रहे थे, तो उसने कहने नहीं दे देंगे। हम कहने दे दे भैया, आप भाड़ा तो मांगना ही पड़ेगा। न देने के कारण वैसे मारपीट हो गई। अब 10 रुपया न जा रहे मान लिया तो कहीं कि ले आओ, यूँ वहाँ पर पैसा ले जाओ, बस जाइए में। किस चीज़ से बात किया है? हाँ से भाई किराए को लेकर विवाद हुआ, कम पैसा देने को लेकर 10 रुपये समझौता कम दे रहा था। 3 लोगों के खिलाफ इसमें नामजद FIR प्राप्त हुई है और FIR दर्ज करके इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित मुन्ना 35 साल का था। परिवार में पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। पीड़ित ने बैंक से कर्ज लेकर ऑटो खरीदा था। ऑटो के सहारे परिवार चल रहा था। मुन्ना की मौत के बाद उसके घर वालों ने काफी हंगामा किया। ऑटो ड्राइवर की हत्या करने वाले आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक नाइट क्लब में आग से 40 लोगों की मौत हो गई। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में शनिवार रात 11:30 बजे पार्टी के दौरान नाइट क्लब में आग लग गई। हादसे के बाद अभी तक 24 लोगों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि हादसे की जगह करीब 100 लोग मौजूद थे। रेस्क्यू टीम के मुताबिक नाइट क्लब की दूसरी मंजिल में भीड़ थी। दूसरी मंजिल पर बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक दरवाजा था, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और वहीं पर ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। हादसे के शिकार लोगों में ज्यादातर 20 से 30 साल की उम्र के थे। नाइट क्लब में आग की घटना पहले भी हो चुकी है। अक्टूबर 2015 में रोमानिया के एक नाइट क्लब में आग से 64 लोगों की जान चली गई थी। जनवरी 2013 में ब्राजील के सेंट मारिया में नाइट क्लब की छत में आग से 200 लोगों की मौत हो गई थी। दिसंबर 2009 में रूस के पर्व में नाइट क्लब में आतिशबाजी के दौरान हादसे में 152 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल नाइट क्लब ये एक गोदाम में बना हुआ था और आग लगने की वजह से गोदाम की छत गिर गई। चीन में कोयला खदान में विस्फोट और उसकी वजह से 32 लोगों की मौत हो गई। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इनर मंगोलिया के उत्तरी इलाके में कोयला खदान में विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि खदान में गैस लीक होने की वजह से ये विस्फोट हुआ। हादसे के वक्त 181 मजदूर खदान में काम कर रहे थे। इनमें से 149 मजदूर बच निकलने में कामयाब रहे। विस्फोट के बाद मलबा खदान में भर गया, जिससे रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। हादसे के बाद चीन सरकार ने देश के सभी कोल माइंस में सुरक्षा का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन में कोयले से 73% घरों के लिए बिजली उत्पादन होता है। आंकड़ों के मुताबिक चीन में हर महीने औसतन 2 कोयले खदानों में हादसे होते हैं।